Hello, hello, mic check. Hello, hello, mic test. Hello, hello, mic test. Good afternoon to all of you. तो आप सब आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं अभी. सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन. और बायोलॉजी की क्लासेस में हम आगे बढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम की बात हम कर रहे थे और उसी नर्वस सिस्टम में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था कि
हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क है, हमने इसकी बात की थी, है ना। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन की बात हमने की थी, मस्तिष्क के अलग अलग भाग के, और फिर मस्तिष्क के किस भाग के क्या फंक्शन है, हमने इस बात को भी समझा था, राइट। तो मस्तिष्क वाली भाग तो पूरी हो चुकी, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी तंत्रिका तंत्र जो है वो सिर्फ मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मस्तिष्क यानी ब्रेन की बात हम कर चुके हैं, और ब्रेन के बाद ये जो आप एक संरचना देख रहे हैं कमर तक आती है, और ये संरचना हमारे रीढ़ के हड्डियों के अंदर से गुजरती है, इस संरचना को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो मस्तिष्क के फंक्शन के बाद अब हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को उसके स्थान के हिसाब से हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उस भाग को जानते हैं, यानी नर्व्स निकले हैं। आपको बताया था कि मस्तिष्क से 12 जोड़े नर्व्स निकलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलते हैं वो 31 जोड़े निकलते हैं। ये बात आपने पढ़ रखी है। तो नर्व्स का मतलब तंत्रिकाओं का जाल, जो हमारे शरीर में दाईं तरफ और बाईं तरफ फैला होता है। तो मस्तिष्क से 12 जोड़े और हमारे मेरु रज्जु से 31 जोड़े। ये 31 जोड़ों का नाम है, नाम नहीं याद कर रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी सर्वाइकल यानी कि 1 से लेकर 8 तक, फिर थोरेसिक यानी कि T1 से लेकर T12 तक, फिर उसके बाद लंबर L1 से लेके L5 तक, फिर सैक्रल S1 से लेके S5 तक, और कॉक्सियल जिसमें सिर्फ एक ही है। तो ये 8 और 12 20 और 5 25, 5 30 और 1 31, है ना। जैसे कई लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो सर्वाइकल का मतलब कि गर्दन के आसपास उसके क्षेत्र में, अब इसमें C1 C2 C3 C4 इसमें कहीं कोई दिक्कत आ गई तो कहेंगे सर्वाइकल का दर्द है। इसमें से कोई भी नर्व अगर दब जाए तो दिक्कत होगी। थोरेसिक की प्रॉब्लम थोड़ी कम ही होती है, लेकिन लंबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, L4 L5 की प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क की स्थिति आ गई। सैक्रल का भी हो सकता है और कॉक्सियल का भी हो सकता है। तो सर्वाइकल में 8, फिर थोरेसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल में 5 और कॉक्सियल में 1। नंबर याद नहीं करने, बस ध्यान रखना है, राइट। तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसे 31 टोटल, ये जो मिलके हुए वो हो गए 31 पेयर। तो पेयर्स क्यों? क्योंकि 23 दाईं तरफ और 23 बाईं तरफ। और ये करते क्या है, ये हमारे शरीर के तमाम अंगों से संवेदनाओं को, सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। मैंने कई बार कहा और बार बार कहा कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई तंत्रिकाएं हैं, ये बेसिकली मस्तिष्क का ही विस्तार है, एक्सटेंशन है। मस्तिष्क तो यहाँ है, सिर्फ यहाँ है, और पूरा शरीर उसके नीचे है। तो मस्तिष्क ने अपना एक विस्तार, एक्सटेंशन कहाँ तक भेज दिया? कमर तक। और फिर उस कमर तक के एक्सटेंशन से, जिसको हमने मेरु रज्जु कहा, वहां से तंत्रिकाएं निकल के और पूरे शरीर के अंगों तक पहुंची है, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पाइनल कॉर्ड। तो लिखिए आप, स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु। और लिखिए, मेरु रज्जु शरीर के, मेरु रज्जु शरीर के निचले हिस्से में, शरीर के निचले हिस्से में मस्तिष्क का विस्तार है, मस्तिष्क का विस्तार है ना।
तो हमारे मस्तिष्क का ही एक एक्सटेंशन है शरीर के निचले हिस्से में। फिर लिखिए दूसरा पॉइंट, मेरु रज्जु में सोचने समझने, मेरु रज्जु में सोचने समझने या विचार करने, मेरु रज्जु में सोचने समझने या विचार करने की क्षमता नहीं होती है। सोचने समझने या विचार करने की क्षमता नहीं होती है। तो इसमें सोच विचार थॉट प्रोसेस की कोई स्थान नहीं है। सोचने समझने या विचार करने की क्षमता नहीं होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को, इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क से जोड़ना है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दैट इज द ओनली फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड कैन डू, एंड देयर इज नो एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फैसला लेने, सोचने समझने, इन सब की कोई भी इनके अंदर व्यवस्था नहीं है, राइट। ये सारा काम ब्रेन करेगा। बस मेरु रज्जु क्या है, एक्सटेंशन है, विस्तार है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए मेरु रज्जु थोड़े बहुत काम और भी करता है, और एक काम करता है मेरु रज्जु जिसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जिसको हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, कि जैसे हम कभी कभी अनजाने में हड़बड़ी में, अनजाने में कभी किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किचन में तवे पे रोटी बनी और तवा को किसी ने उतार के रखा है, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तवा अभी गर्म है या ठंडा है, और आप किसी कारणवश तवे को पकड़ लिए, तो एकदम से आपको उष्मा का एहसास होगा, लेकिन जिस गति से आपने पकड़ा उसी गति से आप छोड़ भी दोगे। आप इस तवे को छोड़ने की जो क्रिया होगी ना, ये सोच समझ के नहीं करोगे, ये एक झटके के साथ होता है, अचानक होता है। हो सकता है छोड़ने के क्रम में आपके हाथ पैर इधर उधर चला जाए, तवा पलट जाए, गिर जाए, लेकिन हम बहुत तेजी से इस काम को कर पाते हैं। और आप ध्यान से अगर आप अपने इन सभी तरह के क्रियाओं को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इसमें हमने ये काम बिना सोचे समझे कर दिया था। हमें सोचने समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। कई बार होता है कि अगर आप कहीं बैठे हैं और एकदम से कोई सुई जैसी चीज चुभ गई, तो तुरंत एकदम बॉडी एक हरकत में आ जाती है ना। ये सारी क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन है, जो बिना सोचे समझे हम अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में सोचने समझने की स्थितियां नहीं है, क्योंकि सोचने समझने में लगेगा समय। अगर हम सोच समझ के तवे पर से हाथ हटाएंगे, तो पहले तो हम सोचेंगे समझेंगे कि भाई गर्म है, पकड़ रखा है, हाथ जल जाएगी, धुआं निकल जाएगा, ये सब ब्रेन सोचेगा, और फिर ब्रेन कहेगा कि अच्छा ऐसा होगा तो हटा लो। तब तक इस काम को सोचने समझने में 1 सेकेंड आधा सेकेंड ज्यादा लग गया, और आपको हाथ लगाने में 1 आध सेकेंड की भी देरी हो जाए तो जो जलने की क्षति होगी वो और ज्यादा हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड का ही एक पार्ट है। तो हमने जब छुआ तो यहां से तंत्रिकाएं संकेत लेके गई स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड को ये संकेत जब मिला, और संकेत क्या मिला, तेज ऊष्मा, तेज चुभन, तो उसको समझने की जरूरत नहीं है, बस तेज ऊष्मा की जैसे संकेत मिली, उसने तुरंत वापस एक संकेत वहीं से भेज दिया, और संकेत एक ही भेजता है वो, और वो है मांसपेशियों को संकुचित कर लो। अब हमने छुआ, मांसपेशियां संकुचित हुई, हाथ खींच लिया। जानबूझकर सोच समझकर ऐसा नहीं किया था, एकदम झटके में हो गया।
तो बिना सोचे समझे हमने इस बात को किया। हालांकि उसी समय जैसे ही हम हाथ खींचते हैं तब तक वो सूचना ब्रेन तक भी पहुंच जाती है और ब्रेन फिर एनालाइज करता है और फिर हम देखते हैं जला कि बचा। तो ये देखकर जो जला या बचा वाली बात हमने की, ये ब्रेन का डिसीजन है। लेकिन झटके से जब हमने छोड़ा, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा की गई रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें सोचने समझने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, अंधेरे कमरे में आप गए और तौलिया गिरा हुआ हो, पेपर गिरा हुआ हो, और अंधेरे कमरे में आप जैसे ही पैर बढ़ाएं, वो पेपर या तौलिया आपके पैर से हल्का सा टच किया। आपके दिमाग में और जहन में ये बात बसी है कि सांप वाप भी हो सकता है। कई लोग तो कॉकरोच से भी डरते हैं, कॉकरोच हो सकता है, छिपकली हो सकती है। तुरंत अपने पैर को झटका दिया, एकदम से, बिना सोचे समझे। है ना? तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसी को कहते हैं आप रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। राइट? तो लिखिए आप, वीडियो रुक गया है, जरा चेक कीजिए। अब तो चल रही है। तो मैंने कई एग्जाम्पल दिए आपको, किस चीज के? हमने कई एग्जाम्पल दिए आपको रिफ्लेक्स एक्शन के, झटके से होने वाली क्रिया। जैसे ये भी एक एग्जाम्पल ही है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, जहां पे अगर आपको किसी ऊंचे स्टूल पे बिठाया जाए और पैर को फ्रीली लटका हुआ छोड़ दिया जाए और एक छोटे से हथौड़े से जब मारा जाए, हल्का सा मारा जाए, तो आपकी पैर ऑटोमेटिकली एक किक मारने की पोजीशन में आगे बढ़ेगी, ऐसे आगे बढ़ जाएगी। है ना? ये टेस्ट होगा आपका जब आपके यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद मेडिकल होगी ना, तो डॉक्टर इस टेस्ट को करके और चेक करेंगे कि अंदर की सर्किट वगैरह ठीक है कि नहीं। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, एक लंबे स्टूल पे बैठ जाइए, पैर लटका दीजिए और हाथ से भी, मुक्के से भी, अगर घुटने के हल्का सा नीचे अगर आपने प्रहार किया तो पैर आगे जाएगा। और नहीं होता तो मेरे पास आना, मैं बिठा के हथौड़े से मारूंगा। है ना? लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, और लिखें, यह अचानक यह अचानक और अत्यंत तीव्र गति से, यह अचानक और अत्यंत तीव्र गति से यह अचानक और अत्यंत तीव्र गति से होने वाली अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है, जिसमें मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती है। जिसमें मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती है। इस कार्य में स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका होती है। इस कार्य में स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका होती है। यह स्पाइनल कॉर्ड की केंद्रीय भूमिका होती है। स्पाइनल कॉर्ड की केंद्रीय भूमिका होती है ना? तो ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती। केंद्रीय भूमिका किसकी होती है? स्पाइनल कॉर्ड की। सूचना कहां जा रही है? देखिए, सूचना लेके ये देखिए स्पाइनल कॉर्ड तक गया
और वापस इसने रिस्पॉन्स भेज दिया, तो स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स भेजा, मस्तिष्क तक बाद में जाएगा और मस्तिष्क एनालाइज करेगा। एक और पॉइंट लिखिए, इस क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका नहीं होने के कारण, इस क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका नहीं होने के कारण सोचने समझने या विचारों की भूमिका, सोचने समझने या विचारों की भूमिका नहीं होती है। सोचने समझने या विचारों की भूमिका नहीं होती है। सोचने समझने या विचारों की भूमिका नहीं होती है ना। एग्जाम्पल लिखिए, यही एग्जाम्पल है जिसको कहते हैं नी जर्क, नी जर्क, है ना, नी जर्क। तो स्वाति की दीदी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था स्वाति के ऊपर, अभी स्वाति ने बताया कि इनकी दीदी एमबीबीएस कर रही हैं, वो नी जर्क एक्सपेरिमेंट किया था। और नी जर्क एक्सपेरिमेंट में देखिए ध्यान से, जब इसका प्रहार किया गया तो ये मांसपेशियों से सूचना प्रहार की पहुंची कहां, स्पाइनल कॉर्ड में। ये स्पाइनल कॉर्ड है, एससी स्पाइनल कॉर्ड। और फिर स्पाइनल कॉर्ड ने एक रिस्पॉन्स पहुंचा दिया कहां पे, मांसपेशी तक, ताकि संकुचित हो और आगे बढ़े। तो स्पाइनल कॉर्ड की भूमिका क्या हो गई, केंद्रीय, सूचना लिया इनपुट और दिया आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में केंद्रीय भूमिका है ना, ठीक है। और भी हो सकती है, जैसे कि अचानक किसी गर्म प्लेट को छू लेना, अचानक सुई का चुभ जाना, अचानक पैर में कुछ अंधेरे में आ जाना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके छोटे भाई बहन दरवाजे के पीछे छुपे होते हैं और जैसे ही आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं जोर से चिल्लाते हैं। छोटे भाई बहन हैं, उनके आवाज से आप भली भांति वाकिफ हो, लेकिन जब जोर से चिल्लाया तो आप एकदम चौंक गए, रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम सिहरन हो गई। हालांकि उस सिहरन के तुरंत बाद आप ये भी समझ जाते हो कि ये प्रैंक था, एक शरारत थी उनकी। उसके बाद एक आध देते भी हो आप उनको, लेकिन ये शरारत को समझना, गुस्से में आना, एक आध जड़ देना, ये सब मस्तिष्क के सोचने और विचारने के बाद की क्रिया है। लेकिन ये जो सिहरन हुई एकदम से, झटके के साथ एकदम से डर गए, वो सब रिफ्लेक्स एक्शन है। डर तो बाहर आ ही गया, है ना, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने, आपको याद होगा बात की थी हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। तो इस टॉपिक को आपको लिखना है। इस टॉपिक के ऊपर हमने बात कर ली है। कब की थी, जब हमने बताया था कि नर्वस सिस्टम के कुल मिला के 2 प्रकार, 3 प्रकार। एक था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा था परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की है। दिस इज योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये जो कहानी है ये है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पे। एक है सिम्पैथेटिक और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक को कहते हैं हम अनुकंपी, है ना, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको कहते हैं परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो अनुकंपी
और परानुकंपी, इसी के बीच के इस अंतर को हम समझेंगे। है ना। अब देखिएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होने का मतलब है, स्वायत्त वर्ड से आप भली भांति परिचित हैं। स्वायत्त का मतलब होता है कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी पे निर्भर ना हो। यानी कि ये ऐसे तंत्रिका तंत्र का भाग है, या तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो हमारे विचारों के, हमारे डिसीजन के, हमारे फैसले के अधीन काम नहीं करता। ये अपने आप काम करता है, अवचेतन स्तर पे काम करता है। इनकी कार्य प्रणाली अपने स्तर पे चलती है ना। तो इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिए, हो सकता है आपने ऐसा बना रखा हो, लेकिन कहीं नीचे लिख लीजिए आप। देखिए, यह अवचेतन स्तर पर शरीर के आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह अवचेतन स्तर पर शरीर के आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब इसके दो भाग हैं, सिंपैथेटिक अनुकंपी, परानुकंपी। क्या करेगा इस बात को समझते हैं। तो पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखें यहां पे, एक एक करके पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं यहां पे, पहला पॉइंट, यह शरीर को सक्रिय और उत्तेजित अवस्था में लाता है। यह शरीर को सक्रिय और उत्तेजित अवस्था में लाता है। सक्रिय और उत्तेजित अवस्था में लाता है। यह शरीर को सक्रिय और उत्तेजित अवस्था में लाता है। सिंपैथेटिक, है ना। इसकी बात मैं कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट भी इसी में लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट भी इसी में लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी इसी में लिख रहे हैं। यह हृदय की गति और श्वसन की गति को तीव्र कर देता है। यह हृदय की गति और श्वसन की गति को तीव्र कर देता है। हृदय की गति और श्वसन की गति को तीव्र कर देता है। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जब शरीर सक्रिय और उत्तेजित अवस्था में होगा, एक्टिव स्टेट में होगा, तो हमारी धड़कनें तीव्र हो जाएंगी, हमारी सांस लेने का दर भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, यह मांसपेशियों को संकुचित कर देता है। मांसपेशियां क्या होंगी, कार्य की अवस्था में आ जाएंगी। पढ़ा था आपने, कार्य की अवस्था संकुचन की अवस्था है। यह मांसपेशियों को संकुचित कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव स्टेट ऑफ मसल अचीव कर लेगा। ये सब चीजें जब होंगी तब हम बहुत एक्टिव होंगे। लेकिन जब हम बहुत एक्टिव होते हैं तो पाचन की क्रिया अंदर मंद हो जाती है ना। क्योंकि पाचन की क्रिया जब होगी ना, तो रक्त का बहाव पाचन तंत्र की तरफ होगा। इसलिए आप देखते हैं ना, खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि खाना जब खाया तो पाचन की क्रिया तीव्र गति से हो, इसके लिए रक्त की बहाव पाचन तंत्र की तरफ, और रक्त की बहाव पाचन तंत्र की तरफ होगी तो मस्तिष्क में रक्त थोड़ा कम पड़ जाएगा, और मस्तिष्क में रक्त जब थोड़ा कम पड़ जाएगा तो नींद या आलस्य की अनुभूति होगी। लेकिन जब आप एक्टिव स्टेट में हैं, जब आप किसी खेल के मैदान में खेल खेल रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं, खेल ही दिमाग में चल रहा है, जीतने की जुनून सवार है, या आप एक सैनिक हैं और सरहद पर लड़ रहे हैं और बस देश के लिए, देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा करने का जुनून सवार है। एक परीक्षार्थी हैं और एकदम आपके अनुकूल प्रश्न पत्र है और आप एकदम धड़ाधड़ लिखते जा रहे हैं। ये सब सक्रिय और एक्टिव स्टेट है, और इस समय आपके अंदर एक अलग अनुभूति होती है।
इस समय कोई व्यक्ति को भूख प्यास वाली बात भी नहीं आती। भूख लगा भी हुआ तो एहसास नहीं होगा। पाचन की क्रिया भी मंद होगी। ऐसे काम करने के पहले हम ऐसे भी कहते हैं थोड़ा कम खाना खाना है ना। तो आप चौथी बात लिखेंगे यहां पे, फोर्थ, यह पाचन की क्रिया को मंद कर देता है। यह पाचन की क्रिया को मंद कर देता है। तो पाचन की क्रिया क्या हो जाएगी? मंद। बाकी सब बढ़िया है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक्टिव स्टेट में लेके आता है, सक्रिय अवस्था में, और ये क्या करेगा? विश्राम की अवस्था में। और सब कुछ उल्टा होगा इधर की तरफ। तो लिखिए इधर पहला पॉइंट, फर्स्ट पहला पॉइंट इसी के सामने, यह शरीर को विश्राम की अवस्था में रखता है। यह शरीर को विश्राम की अवस्था में रखता है। यह शरीर को विश्राम की अवस्था में रखता है ना। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा यहां पे, दूसरा पॉइंट जो इसके ठीक सामने, यह हृदय और श्वसन की गति को सामान्य अवस्था में रखता है। यह हृदय एवं श्वसन की गति को सामान्य अवस्था में रखता है। सामान्य अवस्था में रखता है। तीसरी बात लिखेंगे, थर्ड, मांसपेशी के संदर्भ में लिखी थी, यह मांसपेशियों को शिथिल या विश्राम की अवस्था में रखता है। मांसपेशियों को शिथिल या विश्राम की अवस्था में रखता है। तो शिथिल या विश्राम की अवस्था में रखेगा, है ना। और जब शिथिल और विश्राम की अवस्थाएं होंगी तो पाचन की क्रियाएं समान रूप से चलेंगी। तो यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, पाचन की क्रिया, चौथी बात, पाचन की क्रिया सामान्य रूप से चलती है। पाचन की क्रिया सामान्य रूप से चलती है। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात हमने कर ली पूरी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंस ऑर्गन, है ना। सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, ये टॉपिक है हमारा, संवेदी अंग। तो 3 बजे बतरा बुलाया गया है, तो जाइए फिर, है ना। देखो, जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो जरूरी लगे वो करना, है ना। बाकी किसी व्यक्ति से किसी बात को सीखने समझने की जरूरत नहीं होती है। आपको जिस समय जो जरूरी लगे वो कीजिए, जीवन कटता चलेगा, मस्ती के साथ आप आगे बढ़ेंगे, है ना। बस दिक्कत यही है कि कब क्या जरूरी लगेगा, ये व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, विजडम पे डिपेंड करता है। तो ये क्लास भी जरूरी है, बल्कि क्लास भी जरूरी नहीं है, क्लास ही जरूरी है। तो क्लास में न आने का एक ही कारण हो सकता है, और वो कारण है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आए, जीवन पे बात बनाए, जान से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। पहली बात तो जान है तो जहान है। तो पहली बात कि जान से ज्यादा कीमती और जरूरी इस धरती पे कुछ भी नहीं है, कि नहीं। उसके बाद दूसरे पैदान पे कोई भी चीज आती है तो सेकेंड लेवल ऑफ प्रायोरिटी में आप उस चीज को रख दीजिए। पहले नंबर पे तो जान को रखिए, आपकी खुद की जान,
और फिर दूसरे नंबर पे आप उस चीज को रखिए जिसके लिए आप उस जीवन की सार्थकता को समझते हैं कि जान सर्वोपरि है, जीवन सर्वोपरि है, लेकिन किस लिए वो जीवन आप जी रहे हैं, जिस कारण से वो जीवन जी रहे हैं वो दूसरे नंबर पे आ जाए, है कि नहीं? और फिर उस दूसरे नंबर के लिए जी जान एक कर दीजिए। तो क्लास मेरे लिए तो भाई ये जो क्लास जो है ना, ये दूसरे नंबर पे है, अभी के लाइफ में तो है, आगे की बात पता नहीं, और पहले नंबर पे जान ही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मेरे पहले नंबर में जो जान की परिभाषा है, जान का जो दायरा है, जीवन का जो दायरा है, वो सिर्फ मेरा जीवन नहीं है, उसमें मैं हूं और मेरा परिवार एक इकाई है ना? बाकी ये तो कोई बात नहीं, आपकी क्लास चल रही है, आप क्लास कीजिए। जिनकी क्लास नहीं चल रही होगी, जिनकी इच्छा होगी वो जाएंगे, जिनको ये लगेगा कि नहीं क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ जाना है, वो भी जाएंगे, वो चले गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जिस समय जो मन करे करिए। नितिन पूछ रहे हैं कि हमारी आर्मी की पहली प्रायोरिटी क्या है? उनकी भी पहली प्रायोरिटी जान बचाना है, जान निछेवर करना नहीं है। उनकी पहली प्रायोरिटी कि जान बचे, और जान बचे तो फिर अडिग होके हम अपनी सीमा की रक्षा करें, है ना? तो जान जब बचेगी तब आप 10 लोगों को रोक पाएंगे। दुस्साहस किसी की करने की हिम्मत होगी, उसकी मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। शहादत हो जाती है ना? लेकिन शहादत बहुत बड़े बलिदान है। तो व्यक्ति एक फैसला लेता है कि चलो भाई, अब जो है हम अपने देशवासियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देते हैं। तो उस स्तर तक पहुंचने दीजिए, पहले कुल मिला के मामला जान का ही आ जाता है। फिर पैरालिसिस बहुत कारणों से आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोई बात नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा है कि हमेशा एक श्रम का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। मैं क्लास ले रहा हूं क्योंकि क्लास लेना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे संस्थान के कुछ सदस्य जो हैं वो इस पूरे संकट के साथ लड़ने में अभी इसी समय सक्रिय भूमिका में हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। जब उनकी क्लास शुरू होगी तो मैं कहीं जाके अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए इस कोचिंग संस्थान के लिए काम कर रहा हूँगा, है ना? तो मूल काम करते हुए और संकट के निवारण में अपना अपना योगदान दें, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। वो सब हम करते हैं। बल्कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखें। पढ़ाई जब पूरी हो जाए ना, जब पढ़ाई का आपको लगे कि हाँ आप आज का टारगेट पूरा हुआ, तो फिर आज का टारगेट पूरा होने के बाद आप जो मर्जी करें। चलो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कई तरह के सवाल आ रहे हैं। मम्मी पापा लेफ्ट साइड में सोने के लिए क्यों कहते हैं? थोड़ा सा वो रहता है कि चलो पाचन तंत्र को, इन सबको आराम मिलेगा, है ना? लिवर और अमाशय की पोजीशन ऐसी है कि थोड़ा ठीक महसूस होगा, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना? कोई गर्म वस्तु को पकड़े रहता है और जानकर भी गर्म है तो स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज भेजता है क्या? मैसेज तो जाता ही है, बट अब आपने पहले ही से कहा कि गर्म हम पकड़े ही रहेंगे, तो आप तो अपने मस्तिष्क की मजबूती का फायदा उठा रहे हो, पकड़े रहो, चलेगा। चलिए, तो सेंस ऑर्गन यही है। देखिए आप, सेंस ऑर्गन एक है स्किन, है ना? तो पहला लिखेंगे आप, फर्स्ट लिखिए, पहला स्किन, और स्किन में लिखेंगे काम उसके, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, है ना? दूसरा है टंग,
और टंग जब है तो लिखेंगे उसके सामने टेस्ट, है ना। फिर है नोज, और ये तीसरा है, सॉरी ये तीसरा है, और इसका काम है स्मेल। फिर है ईयर, चौथा है, जिसका काम है साउंड एंड बैलेंस, शरीर का संतुलन। और पांचवा है आईज, जिसका काम है लाइट, प्रकाश। पहले लिख लीजिए इसको। तो 1 2 3 4 करके लिख के उसके काम को आगे लिख लीजिए। ओके, अब थोड़ी बातों को और इसमें लिखना है, समझना है। जैसे कि जो आपने लिखा है स्किन, है ना, तो जो स्किन लिखा है आपने, जहां पे लिखा है त्वचा, तो त्वचा के पास ये छोड़ दीजिए। तो जो स्किन लिखा, स्किन के साथ लिखेंगे आप, स्किन लिखा, उसी के आगे आप लिखेंगे, आगे कहीं लिख लीजिए। यहां पे आपने लिखा होगा टच, प्रेशर, टेम्परेचर, तो इसमें साथ ही लिखना है थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर एक शब्द लिखना है। तो स्किन जो है ना वो क्या है, थिग्मो रिसेप्टर है, वैज्ञानिक नाम है थिग्मो रिसेप्टर। संवेदनशीलता के आधार पर इसको थिग्मो रिसेप्टर कहते हैं। फिर स्किन के बाद आपको याद होगा आपने लिखा था टंग, है ना, और फिर लिखा था नोज। टंग का काम था टेस्ट और इसका काम था स्मेल। दोनों को एक साथ ऐसे करके लिखेंगे आप, कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर, रसायन संवेदी। क्योंकि टच और स्मेल दोनों रासायनिक संवेदना है। आप खाने को स्मेल से भी पता कर लेते हैं कि कैसा होगा और खा के भी पता कर लेते हैं। कोविड के दौर में बहुत लोगों की टेस्ट चली गई, क्योंकि आपके नाक और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन के चलते नाक का जो स्मेलिंग पावर है वो चला गया। खाने की स्वाद अच्छे से आए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जीभ के ऊपर की स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड भी काम करे और नाक के अंदर के स्मेल का सेंटर भी काम करे, ऑल्फैक्टरी लोब भी काम करे। यही रीजन है कि जब सर्दी होती है, जब हमें कोल्ड हुआ होता है, जब हमें जुकाम हुआ होता है, उस समय हम खाने के टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता पाते। तो खाने का टेस्ट अच्छे से आए, इसके लिए आपके नाक और आपके जिह्वा दोनों काम करें, और ये केमिकल सिग्नल को प्रोसेस करता है दोनों। अब मिर्ची, हरी मिर्ची अगर मुंह में डालें तब भी तीखा, और नाक में डालें तब भी मजा ही आएगा, है कि नहीं। दोनों की स्थितियां एक ही है। फिर आपको याद होगा आपने लिखा था ईयर, और ईयर के बारे में लिखा था कि साउंड एंड बैलेंस, याद है ना। बैलेंस, बैलेंस कैसे करता है हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी।
लेकिन ईयर हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन भी है ना। और इसी को कहा गया फोनो रिसेप्टर। इसको क्या कहेंगे आप? फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर, तो एक शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब आवाज, और फिर आपने लिखा था आई, और आई के लिए कहा था लाइट, और ये बनेगा फोटो रिसेप्टर। फोटो मतलब प्रकाश, फोटो रिसेप्टर, है ना। तो कुल मिला के मामला ये है। तो ये सारे शब्द, 4 शब्द आ गए। थिग्मो रिसेप्टर, स्पर्श संवेदी, कीमो रिसेप्टर रसायन संवेदी, फोनो रिसेप्टर ध्वनि संवेदी, और फोटो रिसेप्टर प्रकाश संवेदी, है ना। तो अगर हम हिंदी में आपका नाम लिखें तो यह स्पर्श संवेदी, फोनो रिसेप्टर का नाम क्या होगा? ध्वनि संवेदी, और इसका नाम क्या होगा? प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आई, मानव का नेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आई। ये आपने डायग्राम देख रखे होंगे, जो डायग्राम आपको इस बोर्ड पे दिख रहा है। आई, क्या ये डायग्राम बना लेंगे आप? तो चलिए इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा सा सरल डायग्राम। वो थोड़ा कठिन था, ये थोड़ा सरल है ना। अब इससे भी सरल मैं बना दूंगा। इससे सरल जब मैं बना दूंगा तो शायद आप भी बना पाएंगे। लेकिन आई की संरचना पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं और आंखों का वैज्ञानिक डायग्राम बनाएं। तो एक आई की संरचना मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये इस तरह की संरचना है ना। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है। आगे की तरफ थोड़ा उभरा हुआ रहता है, उसको कहते हैं कॉर्निया, थोड़ा उभरा हुआ रहता है। और इधर पीछे की तरफ तंत्रिकाएं बाहर निकले, इसके लिए एक रास्ता भी बना हुआ है। ये आई की आउटर लेयर है। हमारी आंखों की संरचना 3 परतों की बनी है, 3 परतों की बनी है। ये पहली परत मैंने बनाई, जिसको कहते हैं स्क्लेरा, नाम मैं लिख दूंगा। दूसरी परत जो होती है वो इसके ठीक नीचे, देखिए दूसरी परत है, मैं बना रहा हूं, ये दूसरी परत है। इसके ठीक नीचे दूसरी परत, यहां तक, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो तीसरी परत है वो तो कमाल की है, उसको कहते हैं कॉर्निया, सॉरी उसको कहते हैं रेटिना। और रेटिना जो है वो अंतिम परत है और सबसे आंतरिक परत है। ये है रेटिना। और रेटिना यहां पे धसा हुआ होगा, तो थोड़ा धसा हुआ बना दिया। और ये आगे निकल जाएगा किस रूप में? तंत्रिकाओं के रूप में। तो ये दृश्य तंत्रिका के रूप में कहां गया? निकल गया, है ना। तो ये 3 लेयर है आई की। लेकिन आगे का हिस्सा थोड़ा अलग है। आगे के हिस्से में आप जो सबसे डिस्टिंक्ट चीज देख पाते हैं वो है कि एक लेंस होता है। ये आंखों की लेंस है ना। ये आंखों का लेंस है। और लेंस को पकड़ने के लिए और लेंस को पकड़ के रखने के लिए, इस लेंस को पकड़ के रखने के लिए आप पाएंगे कि यहां पर एक मांसपेशी है।
एक मसल है, ये मसल बना रहा हूं मैं, ये एक मसल है जो लेंस को पकड़ के रखता है। इस पेशी का नाम क्या है? इस पेशी का नाम है सिलरी मसल। हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये लेंस है और लेंस के ऊपर ये सिलरी पेशी इसको पकड़ के रखे हुआ है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि लेंस के ठीक ऊपर आइरिस की संरचना होती है। आइरिस वो संरचना है जिससे आंखों का रंग दिखता है ना। तो आइरिस की संरचना ऐसे निकल के और इस लेंस को पार्शियली यानी कुछ कवर कर देती है, लेकिन बीच में एक जगह छूट जाती है जिसको हम पुतली कहते हैं, जिससे प्रकाश का प्रवेश होता है। इतनी बातें है ना। अब इन सबके नाम लिखते हैं। तो आंखों की संरचना में ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला जो पार्ट है ये है स्क्लेरा। स्क्लेरा। दूसरा जो पार्ट है, नीले रंग से मैंने लिखा, मैं इसको नीला से ही डिपिक्ट करूंगा, इसको कहते हैं कोरोवाइड। ये थोड़े गहरे रंग का होता है। क्यों होता है गहरे रंग का, इसकी बात भी करेंगे। और तीसरा जो पार्ट है ये, इसको कहते हैं, सॉरी, जो थर्ड पार्ट है ये, इसको कहते हैं रेटिना। तो आंखों की पूरी संरचना में 3 परतें। ये जो आप देख रहे हैं उभरा हुआ, सॉरी धसा हुआ सा पार्ट है, ये जो धसा हुआ पार्ट है इसको कहते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट हिंदी में कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्यों कहते हैं? ये रेटिना का ही पार्ट है, पीत बिंदु कहते हैं। ये आपकी दृश्य तंत्रिका है ना, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व या दृश्य तंत्रिका, जो जाके कहां मिलेगा? मिड ब्रेन या ऑप्टिक लोब से जाके मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। अंध बिंदु है ना, अंध बिंदु। अंध बिंदु, राइट? क्लियर है? ये इधर के पार्ट हो गए। अब इधर की पार्ट में अगर हम आए तो देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है, ये जो उभरा हुआ भाग है आंखों के आगे का, उसको कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया। कॉर्निया के ठीक नीचे जो रंगीन भाग होता है, आइरिस जिसको कहते हैं, जो आधार कार्ड में स्कैन हुआ था, उसका नाम है आइरिस। ये भी एक चिकनी पेशी होती है। और आइरिस ने जो जगह छोड़ दी, जो बीच में एकदम बिंदु होती है काले रंग की, उसको कहते हैं प्यूपिल, पुतली। ये तो लेंस है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज लेंस। ये लेंस है, लेंस लिख दिया मैंने अंदर ही। और लेंस को होल्ड करके रखने के लिए यहां पर जो ये जो मसल है, इसको कहते हैं सिलियरी मसल, सिलियरी पेशी। अब इस आई की संरचना को आप बना लें। मिनिमम चीजों को मैंने लिखा है, लेकिन बनाने के बाद बहुत आसान हो जाएगा रिवीजन करना आपको कभी भविष्य में।
हो चुका है। आसान था डायग्राम, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आप आराम से बना सकते हैं। बचपन में शायद बनाई भी हो। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब जब हो ही गया तो बात को समझते हैं। तो आंखों की ये संरचना आपने बचपन में बनाई होगी। हालांकि कई लोग आंख नहीं बनाते हैं, नयन बनाते हैं, है ना। तो उनकी आंख की संरचना बोलेंगे कि नहीं सर, हमने भी आंखों की संरचना बनाई थी बचपन में। और फिर वो आंख बनाते हैं कौन सी? तो ये वाली, है ना, ये वाली आंख बनाते हैं, लंबे काजल वाजल निकाल के और कजरारे वाली आंख बनाते हैं। तो ये वाली आंख नहीं, ये वाली, है ना। प्रश्न जो है वो इससे ही आएंगे। अब देखिए आप, आंखों की संरचना में हम इधर से शुरुआत करते हैं चीजों को पढ़ने की। सबसे पहले स्क्लेरा है। स्क्लेरा जो है वो आंखों का सफेद वाला हिस्सा है। जैसे अगर आप अपनी ही आंखों को देखें तो आंखों में बीच का हिस्सा जो काला दिखता है या भूरा दिखता है या नीला दिखता है, वो हिस्सा कॉर्निया है। और कॉर्निया के नीचे की आइरिस आप देखते हैं तो वही आंखों का रंग है। लेकिन अगर आप उस काले घेरे से बाहर की तरफ देखें तो आप पाएंगे, जैसे ये देखिए आप, है ना, ये नयन है, आंख नहीं है ये। और ये जो है, ये हिस्सा जो है ये है आइरिस का, बीच का छूटा हुआ हिस्सा प्यूपिल है। और ये जो सफेद वाला हिस्सा है आप देख पा रहे हैं, ये स्क्लेरा है। स्क्लेरा जो है वो पूरे आंख के चारों तरफ है, पीछे तक भी है ना। ये सफेद हिस्सा, एक आई जो है एक बॉल की तरह है। और जब आई एक बॉल की तरह है तो स्क्लेरा जो है सफेद वाला हिस्सा वो पीछे की तरफ भी है। स्क्लेरा सफेद है तो थोड़ा टफ है, थोड़ा कड़ा है। आंखों को अगर हम हल्का सा छू के महसूस करें तो कड़ापन का एहसास होता है। और ये सबसे पहली लेयर है, तो लिख सकते हैं स्क्लेरा। द फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, स्क्लेरा लिखेंगे आप, स्क्लेरा। और लिखिए आंखों का सफेद एवं मजबूत परत। आंखों का सफेद एवं मजबूत परत आंखों का सफेद एवं मजबूत परत जो आंखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। जो आंखों को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। है ना, तो निश्चित आकार प्रदान करता है, राइट। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? और कोई भी बात नहीं है। उसके ठीक नीचे कोर्वाइड है। कोर्वाइड गहरे रंग का होता है। गहरे रंग का मतलब डार्क कलर का होता है। और कोर्वाइड का काम एक ही है कि आंखों में जो प्रकाश का प्रवेश होगा, तो गहरे रंग की दीवार अगर अंदर होगी तो प्रकाश का परावर्तन को रोकेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कम कर देगा। और जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम होगी तो प्रतिबिंब तीक्ष्ण बनेंगे। प्रतिबिंब जो होंगे वो बड़े ही शार्प बनेंगे, जैसे सिनेमा घरों में होता है। आपने देखा सिनेमा घरों में जैसे ही सिनेमा शुरू होता है वैसे ही सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। और जैसे ही लाइट्स बंद होती हैं वैसे ही अंधेरा होता है। और जब अंधेरा होता है तो पर्दे पे तस्वीरें बहुत ही साफ सुथरी दिखती है। और आप एक और बात सुने होंगे, देखे होंगे कि सिनेमा घर की दीवारें कभी भी सफेद या हल्के रंग की नहीं होती।
क्योंकि पर्दे पे जो तस्वीरों के लिए हम प्रकाश फेंक रहे हैं वो प्रकाश परावर्तित पर्दे से होकर अगर दीवारों से टकराए तो फिर वापस दीवारों से परावर्तित होकर और कमरे में फैले नहीं। तो किसी भी सिनेमा घर के अंदर आप पाएंगे कि अंदर की जो दीवार है, अंदरूनी जो दीवार है वो गहरे रंग की है, लेकिन जो आपके क्लासरूम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आपके क्लासरूम में दीवारें जो है सफ़ेद रंग की है। कारण है कि हम चाहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि कोरवाइड गहरे रंग की परत है जो अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है और उससे हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बेहतर बनती है। तो लिखिए, कोरवाइड, दूसरा पॉइंट है कोरवाइड, और लिखें गहरे रंग की परत, गहरे रंग की परत जो अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर, जो अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर रेटिना पर तीक्ष्ण प्रतिबिंब, शार्प इमेज, तीक्ष्ण प्रतिबिंब का निर्माण करता है, तीक्ष्ण प्रतिबिंब का निर्माण करता है ना। तो तीक्ष्ण प्रतिबिंब का निर्माण करेगा ताकि प्रकाश का अवशोषण हो और प्रतिबिंब बेहतर बने। इसलिए ये कोरवाइड गहरे रंग का है। हम मानव जो है ना, प्रकाश में देखने का अभ्यास है, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। हमारी आंखों की संरचना बनी ही है इसलिए कि हम प्रकाश में देखें। हम दिनचर है, निशाचर नहीं है। हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं और प्रकाश बहुत ज्यादा हो तब भी हम ठीक देख पाते हैं, क्योंकि हमारी कोरवाइड अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण करके उतना ही प्रकाश रहने देती है आंखों में, जिससे प्रतिबिंब बेहतर बने। लेकिन जो जीव निशाचर होते हैं, जानवर, उनको अंधेरे में भी देखना पड़ता है। और आपने देखे होंगे डॉग, कैट, गाय, बैल, जो वन्य जीवन है, उनकी आंखें रात में चमकती हैं। तो उनकी आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्योंकि उनके पास जो अंदरूनी सतह है वो चमकीली होती है। आंखों की अंदरूनी सतह कैसी होती है? चमकीली होती है, चमकदार अंदरूनी सतह है। यानी उनकी आंखों के अंदर एक परत पाई जाती है जो दर्पण की तरह है, मिरर की तरह। और जब उसके अंदर प्रकाश जाएगा तो प्रकाश जाने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा तो प्रकाश की मान बढ़ जाएगी और प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होगा। कब? जब अंधकार हो। अंधकार का मतलब है कि सिर्फ तारों की रोशनी है, सिर्फ चांद की रोशनी है। हम तारों की रोशनी में कुछ नहीं देख पाते। अमावस की रात हो कुछ नहीं देख पाएंगे, लेकिन एक हिरन, एक डॉग, एक कैट, ये सब देख लेते। एक शेर, एक चीता देख लेता है। निशाचर है वो, या फिर वन्य जीवन में रहते हैं, शिकार शिकारी के खेल में। तो उनकी आंखों में टेपेटम लूसिडम नाम की एक परत है जो प्रकाश का परावर्तन करके उसके मान को बढ़ा देती है और फिर उसके निर्माण में, यानी कि प्रतिबिंब के निर्माण में वो सहायक हो जाता है। तो लिख सकते हैं, लिखिए एक और पॉइंट लिखिए इसी के नीचे। निशाचर जीवों की आंखों में, निशाचर जीवों की आंखों में टेपेटम लूसिडम, टपेटम लूसिडम नामक चमकीली परत पाई जाती है। टपेटम लूसिडम नामक चमकीली परत पाई जाती है। जो आंखों में प्रकाश का परावर्तन कर, आंखों में प्रकाश का परावर्तन कर कम प्रकाश में भी, कम प्रकाश में भी
प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है। कम प्रकाश में भी प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होता है। इसके कारण निशाचर जीवों की आंखें रात में चमकती हैं। रात में चमकती हैं। है ना? तो इस बात को एक्स्ट्रा ध्यान में रखिएगा कि हमारी आंखों में ऐसी कोई चमक नहीं होती, लेकिन निशाचर जीवों की आंखों में एक अतिरिक्त लेयर पाई जाती है, टेपेटम लूसिडम, चमकीली, जिसका एक ही काम है कि जो भी प्रकाश की मात्रा पहुंच पा रही है रात में थोड़ी बहुत, उसको क्या करे, वो उसको परावर्तित करके उसके मान को बढ़ा दे और फिर उससे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए। और जब प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए तो निशाचर जीव आपस में एक दूसरे को देख पाएंगे, खतरे को भांप पाएंगे। शिकार जो होगा वो शिकारी को देखकर दौड़ के भाग जाएगा, और शिकारी के पास भी यही एबिलिटी है, तो उस दौड़ के भागते हुए शिकार को भी देखकर उसका पीछा रात में कर पाएगा। है ना? तो इसलिए जंगल में ज़्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा हीरो या हीरोइन नहीं बननी चाहिए। कारण है कि आप तो देख नहीं पाएंगे रात में, हमारी आंखें जवाब दे जाएंगी। लेकिन जानवर जो घात लगा के बैठे होते हैं उनको सब कुछ ठीक ठाक दिखता है। बहुत साफ तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक जरूर दिखता है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है रेटिना। चलिए लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है रेटिना। तो रेटिना सबसे लास्ट की लेयर और प्रकाश संवेदी परत, इसी रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना एक पर्दे की तरह है जिस पे प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब की सभी सूचना इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां पहुंचती है? ऑप्टिक लोब में। और फिर हम जाकर उस तस्वीर को, उस व्यू फील्ड को जो आप देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, वो महसूस करते हैं। ब्रेन हमें महसूस कराता है, ब्रेन प्रोसेस करता है। यानी आंख कैमरे की तरह है, और जैसे कैमरे को हम कंप्यूटर से जोड़ देते हैं तार के थ्रू, तो ऑप्टिक नर्व तार है, और कंप्यूटर के अंदर का प्रोसेसर जो है वो ब्रेन है। कैमरा खुद इतना छोटा है, सोचिए, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ कैमरा इतना छोटा है, लेकिन प्रोसेसर उससे प्राप्त तस्वीर को बड़ा करके इतने बड़े स्क्रीन पे दिखा सकता है। हमारी आंखें भी बहुत छोटी हैं, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो भी बहुत छोटा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें महसूस कराता है कि बहुत बड़ा है ना? तो लिखिए, रेटिना यह प्रकाश संवेदी परत है, यह प्रकाश संवेदी परत है, यह प्रकाश संवेदी परत है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर लिखिए, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटे आकार का बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटे आकार का बनता है ना? तो पहली बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारी आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण किस पे होता है? रेटिना पर होता है। और रेटिना पर बनने वाले इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे हम। पर्दे पे कोई भी प्रतिबिंब अगर बन जाए तो वो वास्तविक,
और अगर किसी चीज में देखें हम प्रतिबिंब को, आंख लगा के देखें, जैसे दर्पण में आप देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो वो होगा आभासी। प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी, रियल एंड वर्चुअल। हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इस बात को। तो जब भी प्रतिबिंब पर्दे पर बने, रेटिना एक पर्दा ही तो है, तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th क्लास में, नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं, हम फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे। और आंखों का आकार छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। हाथी की भी प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनती है ना, छोटी बनती होगी, लेकिन ब्रेन महसूस कराता है हाथी के उस आकार में जिस आकार में हाथी है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बना, कई बार ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि आंखों में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के गुण क्या हैं, तो वास्तविक, उल्टा और छोटे आकार का, है ना। फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। ऐसे लिखेंगे आप रेटिना, और फिर उसमें आप लिखेंगे एक तरफ रॉड्स, दूसरी तरफ कोन्स, है ना। तो दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, रॉड्स यानी कि श्लाका, है ना, और दूसरा होगा कोन यानी कि शंकु, आकार के ऊपर है। तो रॉड कोशिका श्लाका कोशिकाएं और कोन कोशिकाएं शंकु कोशिकाएं, और बीच में एक लाइन आप खींच देंगे जैसे मैंने कर रखा है। तो इस अंतर को भी समझेंगे हम कि रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स को आप छड़ कोशिकाएं भी कह सकते हैं, श्लाका भी कह सकते हैं, और कोन्स को शंकु कोशिकाएं कह सकते हैं। अब ये दोनों कोशिकाओं से मिलकर रेटिना बनी है, और दोनों कोशिकाएं प्रकाश संवेदी हैं। इन दोनों के पास प्रकाश रूपी संवेदना को, इंपल्स को, संकेत को ग्रहण करने की क्षमता है, लेकिन दोनों की क्षमता थोड़ी अलग अलग है। रॉड्स की क्षमता क्या है कि कम प्रकाश में भी यह कार्य करता है, प्रकाश की मात्रा कम हो तब भी ये उस कम मात्रा में प्रकाश के संकेत को ग्रहण कर लेगा, जबकि कोन्स में तीव्र प्रकाश में ही कार्य करने की क्षमता है। यह प्रकाश की मात्रा जब अच्छी होगी तभी काम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये कम प्रकाश में भी काम करेगा, कम प्रकाश में कार्य कर लेगा, लेकिन ये कम प्रकाश में कार्य नहीं कर पाएगा। अगर प्रकाश कम हो तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये कम प्रकाश में काम कर लेता है, लेकिन इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं है, कलर्स नहीं देख सकता। ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन दिखाएगा, कलर विजन नहीं होंगे। और उधर देखेंगे आप तो इसमें कम प्रकाश में काम करने की क्षमता नहीं है, ये तीव्र प्रकाश में ही काम करेगा, लेकिन तीव्र प्रकाश में रंगों को ये देख लेगा। बड़ी कमाल की चीज है, बचपन में पढ़ा है आपने। यही दो मुख्य अंतर है। जैसे कि मान लीजिए आप कमरे में पढ़ रहे हैं और अभी आपके कमरे में आप बैठे हैं, हो सकता है आपका रूममेट भी बैठा हो या अकेले हो आप। आपके कमरे के चारों तरफ देखिए, आपके कपड़े टंगे हैं, आपके बुक्स हैं अलग अलग रंग बिरंगी, आपके अपने कमरे में कई रंग दिख रहे हैं, लेकिन एकाएक लाइट चली जाए, तो लाइट जब चली गई तो आपकी कोन्स ने काम करना बंद कर दिया। और कोन्स ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देख नहीं पाएंगे, आप अभी भी चीजों को देखेंगे, लेकिन रंग दिखने बंद हो जाएंगे। कम प्रकाश में आपको सब कुछ ब्लैक दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि यहां पे टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता में फूल है, लेकिन रंग नहीं दिखेंगे, कटआउट दिखेंगे, आकृतियां दिखेंगी। जैसे आपके घर के आगे एक पेड़ है, पेड़ में हरे पत्ते हैं और कई सारे फूल हैं लाल रंग के, गुलाब का एक पौधा है। तो दिन के 11 बजे, 12 बजे, 6 बजे तक वो तो ठीक दिखता है, लेकिन 7 बजे के आसपास जब अंधेरा हो जाता है और लाइट ना हो उस दिन, तो आपको गुलाब की वो झाड़ी तो दिखती है,
लेकिन न तो उसका हरा रंग के पत्ते, न तो पत्ते के हरे रंग दिखते हैं, न ही फूल के लाल रंग दिखते हैं, एक बाह्य आकृतियां दिखती हैं। और ये क्रिया होती है रॉड से, रॉड से, क्योंकि कम प्रकाश में रॉड ही काम करेगा। और रॉड काम करेगा तो सिर्फ दिखाएगा, रंग नहीं दिखाएगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। लेकिन जैसे ही लाइट जला दें आप, और लाइट जलाते के साथ ही रेटिना पर परावर्तित प्रकाश की मात्रा बढ़ गई और कोन्स ने काम करना शुरू कर दिया। और कोन्स जैसे ही काम करेगा वैसे आप रंग भी देख पाएंगे। कई बार हमारे साथ धोखा इस बात का हो जाता है कि शाम के समय कपड़े खरीदने गए और शाम का समय खासकर छोटे शहरों में, कस्बों में, गांव में प्रकाश की बड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो हमने जिस रंग को देख के उठाया था शाम में, दिन के उजाले में वो रंग कुछ और निकला। क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा कम होगी, हमारे रंगों को पहचानने की क्षमता कम होती जाएगी, क्योंकि कोन्स की कार्यविधि या कार्य क्षमता कमजोर होगी, है ना। तो लिख सकते हैं रॉड्स में लिखेंगे 2 पॉइंट लिखेंगे रॉड्स में, और लिखिए यह कम प्रकाश में भी कार्य कर सकता है, यह कम प्रकाश में भी कार्य कर सकता है, यह कम प्रकाश में भी कार्य कर सकता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती है, इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती है, इसमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, फिर लिखिए इधर कोन्स में, और कोन्स में लिखें आप, यह सिर्फ तीव्र प्रकाश में कार्य कर सकता है, यह सिर्फ तीव्र प्रकाश में कार्य कर सकता है, सिर्फ तीव्र प्रकाश में कार्य कर सकता है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कोन्स में, इसमें रंगों को देखने की क्षमता होती है, इसमें रंगों को देखने की क्षमता होती है। तो ये रंग देख सकते हैं, इसमें रंगों को देखने की क्षमता होती है। राइट। अब देखिए, कई बार रेटिना में रॉड्स कम पड़ जाते हैं, कई बार कोन्स अनुपस्थित होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के रेटिना में रॉड्स की कमी हो जाए, तो जब तक तीव्र प्रकाश रहेगी तब तक वो सब कुछ देखेगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश की मात्रा कम होगी तो कोन्स ने काम करना बंद कर दिया और रॉड है ही नहीं, तो कम प्रकाश में व्यक्ति ब्लाइंड हो जाएगा, इसको कुछ नहीं दिखेगा। और इसी रोग को कहा गया नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, इसी को कहा गया रतौंधी। ये तब की घटना है जब विद्युत धारा नहीं थी, लेकिन रॉड की अनुपस्थिति हो जाती थी। और ऐसे व्यक्ति दिन में तो ठीक ठाक चलते थे, कारण है कि दिन में तो कोन्स काम कर ही रहा है, आपको रंग भी दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं। लेकिन जैसी रात हुई, प्रकाश की मात्रा कम हो गई, अब आप चांद और तारों के प्रकाश पर निर्भर है, ज्यादा से ज्यादा आप मसाल वगैरह जला लेंगे तो रॉड ने काम करना कोन ने काम करना बंद कर दिया और रॉड है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों को रात में नहीं दिखता, या कम प्रकाश में नहीं दिखता। कमरे के अंदर भी अगर बैठे हैं और अंधेरा हो जाएगा एक, तो इनको नहीं दिखेगा। और ये रॉड की कमी होती कैसे? ये रॉड की कमी होती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, आपको पता ही है ना। तो रॉड के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि विटामिन ए हो। रॉड का निर्माण किससे होगा? विटामिन ए या रेटिनॉल के कारण होगा, रेटिनॉल। और अगर इसकी कमी हो जाए, तो इसकी कमी से होने वाला रोग होगा रतौंधी, क्योंकि रॉड्स नहीं होंगे। क्या बोलेंगे उसको? नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस। तो लिख सकते हैं रॉड्स के निर्माण के लिए विटामिन ए या रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। विटामिन ए या रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी नामक रोग होता है ना। तो ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी में रात में शाम में कम प्रकाश में नहीं दिखेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, अब तो इतना प्रकाश हम फैला चुके हैं कि रात के 2 बजे भी शहर जगमगाता है। तो प्रकाश की मात्रा बढ़ा दो तो रात में भी दिखेगा। लेकिन रोग तो रोग है, फिर है तो है। कोन्स की कमी भी हो सकती है, और अगर कोन्स की कमी हुई तो व्यक्ति के अंदर रंग पहचानने की क्षमता नहीं होगी। द पर्सन विल नॉट बी एबल टू परसीव कलर्स प्रॉपरली। और कोन्स की कमी अगर हो गई तो कोन्स की कमी, इसकी कमी जो है यह आनुवांशिक है। इसके लिए किसी विटामिन जिम्मेवार नहीं है। यह आनुवांशिकता है, यह आनुवांशिक रोग है। यह आनुवांशिक रोग है। और आनुवांशिक रोग में रंग पहचानने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और इसको कहेंगे वर्णांधता। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता और कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर है। तो इसके लिए कोई विटामिन की जिम्मेवारी नहीं है, ये माता पिता से आने वाला एक रोग है। जैसे कि हमने पढ़ा था हीमोफीलिया, तो ये भी हीमोफीलिया की तरह ही है। नाना जी अगर कलर ब्लाइंड है तो नातियों में कलर ब्लाइंड होने की चांसेस ज्यादा होंगी। मम्मियां जो होंगी वो वाहक होंगी, मम्मी मौसी वाहक होंगी। सेम कंडीशन है, क्योंकि इसका भी उत्तरदायी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो एक्स गुणसूत्र पर उत्तरदायी जीन अगर पाया जाएगा तो क्या होगा, यह बात आपको अच्छे से पता है। तो लिखिए आप एक पॉइंट, कोन्स की कमी से वर्णांधता नामक आनुवांशिक रोग होता है। वर्णांधता नामक आनुवांशिक रोग होता है। आनुवांशिक रोग होता है। इसका उत्तरदायी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। और इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं। इस रोग से पुरुष अधिक प्रभावित होते हैं और महिलाएं सामान्यतः वाहक होती हैं। है ना। तो दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। बस यह है कि जैसे ही रोशनी कम हुई तो रॉड्स अपने कार्यक्षमता से चीजों को दिखा देता है। रोशनी ज्यादा है तो रॉड्स काम कर ही रहा है, कोन्स भी काम कर रहे हैं, तो कलर भी देख पा रहे हैं आप। अगर व्यक्ति के शरीर में या रेटिना में कोन्स ना हो, और कोन्स भी 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन कोन्स, रेड कोन्स एंड ब्लू कोन्स। आरजीबी, आपको पता है ना, आरजीबी प्राथमिक रंग है।
तो RGB, और इन तीनों रंगों के समावेश से आप कोई भी रंग देख लेते हैं। और किसी व्यक्ति में अगर इसमें से कोई भी एक कोण नहीं है या दो कोण नहीं है तो फिर वो कुछ रंगों को देख नहीं पाएगा। जैसे कि एक बड़ी मजेदार बात है कि जो मार्क जुकरबर्ग है, फेसबुक का क्रिएटर, वो कलर ब्लाइंड है। उसको ये रोग है, वर्णांधता, और नीले रंग को छोड़कर वो बाकी किसी रंग को नहीं देख पाता। तो ब्लैक एंड व्हाइट देखता है और नीले रंग को देखता है। लाल और हरे रंग और लाल और हरे से बने हुए रंग वो नहीं देख सकता। तो सिर्फ नीले रंग के शेड और नीले रंग के प्रभाव को ही वो समझ पाता है। इसलिए वो व्यक्ति जब फेसबुक बना रहा था तो उसने फेसबुक की पूरी लेआउट और डिजाइनिंग में एक ही रंग का प्रयोग किया और वो था नीला, क्योंकि खुद बनाया। और नीले रंग के प्रयोग से उसने ये पूरी की पूरी फेसबुक की क्रिएशन की थी। आज वो नीला रंग बड़ा अपील करता है, क्योंकि फेसबुक आज भी उस नीले रंग को सबसे ज्यादा महत्व देता है। लेकिन उस समय मार्क जुकरबर्ग की यह मजबूरी थी कि वो नीले रंग का प्रयोग करे, क्योंकि वो अन्य रंगों को देख नहीं पाता था, है ना। तो ऐसे व्यक्ति हैं बहुत सारे इस धरती पे जिनके अंदर रंगों को देखने की क्षमता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को सेना में शामिल नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस हम नहीं देते, ऐसे व्यक्ति पुलिस में नहीं जाते, ऐसे व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैफिक के या रेलवे के किसी जॉब में नहीं जाते, जहां पे रंगों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित है या नहीं है, कई बार व्यक्ति को भी पता नहीं होता। हो सकता है वर्णांधता बहुत छोटे से स्तर की हो, लेकिन वो भी डिस्क्वालीफाई करवा सकता है। तो एक इशिहारा चार्ट होता है, इशिहारा चार्ट में देखकर और आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं रंगों के बारे में, उससे डॉक्टर पता कर लेते हैं कि व्यक्ति वर्णांध है या नहीं है, और है भी तो कितने डिग्री का है, कितने स्तर का है ना, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अनुवांशिक रोग है, इसका किसी कमी से लेना देना नहीं है, बिल्कुल वही तरीके से चलेगा जैसे कि हीमोफीलिया चला था। स्किप जनरेशन इनहेरिटेंस, नाना जी को है तो बेटियां वाहक होंगी, और बेटियों में बेटों के अंदर इस रोग के होने के चांसेस 50% रहेगी, है ना। एक और बात आप जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो मैं बता दूं आपको, कि जो जानवर होते हैं, मवेशी जो होते हैं, जो नॉर्मल जानवर जंगल में आप देखते हैं या घर में पालते हैं, इन जानवरों में सिर्फ रॉड कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोन्स नहीं होता। और ये जो मवेशी हैं, गाय, बैल, बकरी, भेड़, फॉर दैट मैटर शेर, भालू, चीता, हिरन, सांभर, लोमड़ी, बिल्ली, इन सब में रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ रॉड कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, कोन्स नहीं पाए जाते। कारण यह है कि इनको तो भाई अंधेरे में दिखने की बहुत अच्छी क्षमता चाहिए, और जंगल में रंग देख के क्या करेंगे, कपड़े खरीदने थोड़े जाना है इनको। तो इनके पास रंग देखने की क्षमता नहीं है। दे सी द एंटायर फॉरेस्ट, एंटायर वर्ल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट विजन। हाँ, लेकिन रॉड ज्यादा होगा और साथ में टैपेडम लुसिडम की चमकीली परत होगी, तो रात में देखने की क्षमता इनकी काफी अधिक होगी, कम प्रकाश में देखने की क्षमता इनकी काफी अधिक होगी। तो प्रकृति ने इनको एक सुपर पावर दिया, और सुपर पावर क्या दिया कि तुम्हारे पास चमकीली परत होगी, तुम्हारे पास रेटिना में रॉड ही रॉड भरे होंगे, राइट। और इसके कारण से तुम रात में, जहां पे एक मानव एकदम अंधा हो जाएगा, कुछ नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम देख पाओगे। लेकिन उस सुपर पावर के बदले में एक सेक्रीफाइस, एक बलिदान भी देना पड़ेगा, और वो ये होगा कि इन जानवरों में रंग देखने की क्षमता नहीं होगी, है ना। तो लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखिए नोट करके। और लिखें, जानवरों और मवेशियों में, जानवरों और मवेशियों में सिर्फ रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं, सिर्फ रॉड कोशिकाएं
पाई जाती हैं। कौन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? कौन कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं? और इनमें रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती। रंगों को देखने की क्षमता नहीं होती। तो कोई बकरी, कोई गाय, कोई भैंस घास को, पत्ते को हरे रंग से नहीं पहचानता, उसके गंध से पहचानता है। कभी ध्यान से देखो एनिमल बिहेवियर को। बकरी हो या गाय हो, वो खाने के पहले सूंघता है और सूंघ के उसको इस बात का पता चल जाता है कि क्या है, खाना खाने योग्य है या नहीं है, रंग के आधार पे नहीं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई बैल जो है वो लाल रंग देख के भड़क गया, हमें मार दिया, लाल रंग के टी शर्ट पहन रखे थे, गाय भड़क गई। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कहानियां हैं कि बुल, गाय, भैंस, जानवर लाल रंग देख के भड़क जाते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। नहीं, उनको रंग दिखता नहीं। ये बस पता नहीं बात कहां से निकल आई। स्पेन में बुल फाइटिंग होती है और बुल फाइटिंग में वो लाल झंडे का प्रयोग करते हैं। बुल इतना निराह और मासूम जानवर है कि वो झंडे को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान झंडे को हिलाता है। जानवरों में क्या है ना कि जो चीज हिल रही है वो उसी को खतरा मानता है। तो मैं खड़ा हूं ऐसे हाथ पीछे करके और हाथ में ले रखी है बर्छी, तलवार, और एकदम खड़ा हूं पिलर की तरह और झंडा हिला रहा हूं। बुल आके किसको मार रहा है? झंडे को मार रहा है, और झंडा लाल रंग का है। तो वो लाल रंग होने से नहीं मार रहा, वो इसलिए मार रहा है क्योंकि वो झंडा हिल रहा है। उसके पास तो इतनी भी सेंस नहीं कि इंसान को मारे, क्योंकि खतरा तो इंसान से है। बर्छी और तलवार लेके हाथ में पीछे वो खड़ा है, लेकिन वो तो निरा जानवर है। वो कहता है हिल रहा है, इसी से खतरा है, मारो इसको। अब सवाल है कि लाल रंग के झंडे का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि लाल रंग दूर तक दिखता है। स्टेडियम में बैठे लोगों को वो झंडा आराम से और दूर तक दिखेगा, हमारी विजुअल अपील बेहतर होगी। तो उसका, उस लाल रंग का उस बुल से, उस सांड से कोई संबंध ही नहीं है। और शायद यहीं से यह बात निकल के सामने आ गई कि जो जानवर होते हैं, खासकर बुल्स, काउज, बफलो, ये सब लाल रंग देख के भड़क जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है ना, कोई अगर बफलो है या कोई काऊ है जो गुस्से में है, तो वो किसी भी रंग के कपड़े वाले को दौड़ा देगा। लेकिन लाल रंग के कपड़े वाले को दौड़ाया ना, तो वो 50 जगह बोलेगा जाके कि लाल रंग के पहन रखे थे तभी दौड़ाया, जो बिल्कुल गलत बात है। बकरी घास हरा देख के नहीं खाती, घास सूंघ कर खाती है। वो घास के गंध से घास को पहचान लेती है। अब ये कोई कह रहा हो कि हम हरे रंग का पतलून पहन के जा रहे थे और बकरी पीछे पड़ गई, हरे रंग की साड़ी पहन के जा रहे थे और बकरी चबाने लगी साड़ी। नहीं, हो सकता है चबा लिया हो तो ये लाल होता तब भी चबा देती, है कि नहीं? तो ये सब बातें बेकार की है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जानवरों में सुनने की क्षमता नहीं होती है। दे कैन नॉट सी कलर्स। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, क्योंकि कई लोगों को बड़ी जल्दी है कि भाई बतरा पहुंचे आप, तो ठीक है। और अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को। दशहरा मनाइए अच्छे से, 2 दिन की छुट्टी का भरपूर उपयोग कीजिए, पूजा में भी जाइए, दोस्तों से भी मिलिए, थोड़ा बहुत घूम फिर भी आइए, लेकिन अधिकांश समय बायोलॉजी की रिवीजन में लगा दीजिए। इन 2 दिनों में खूब रिवीजन कर लीजिए, है ना। और बस 3-4 क्लासेस की और बात है, जब बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो ये रिवीजन आपको बहुत अच्छे से एक संबल देगा कि आपने बायोलॉजी पढ़ रखी है, और फिर बायोटेक की बातें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। ऑनलाइन क्लास में कई लोगों का कहना है कि थोड़ी गति तीव्र होती है। गति तीव्र नहीं होती, आप अकेले उधर बैठे, हम अकेले यहां हैं, तो फिर उसमें हमें लगता है ऐसा। क्लास का माहौल एक होता है, लेकिन कंटेंट के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
हाँ, गति थोड़ी तीव्र तो होती है कि जो काम हम 2.5 घंटे में करते हैं वो यहाँ पर 2 घंटे में हो जाता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बहुत जल्दी मिलेंगे ही, ऑफलाइन क्लास शुरू होगी ही, इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। और कोशिश कीजिए कि चैप्टर वाइज एनसीईआरटी को भी पढ़ लें तो थोड़ा और भी बेहतर होगा। तो अगला 2 दिन यानी कि सैटरडे संडे जो छुट्टी है उसका सदुपयोग कीजिए। मैंने कहता कि सिर्फ पढ़िए, घूमिए, पूजा देखिए, दोस्तों से मिलिए और साथ ही साथ अधिकांश समय पढ़ाई में लगाइए। पहले पढ़ लीजिए फिर घूम लीजिए। जीवन में एक फिलॉसफी अपनाइए कि पहले अपना काम करेंगे और काम करेंगे 8 घंटे 6 घंटे तो इनाम के स्वरूप में अपने आप को इनाम देंगे कि चलो 1-1.5 घंटा 2 घंटा अब हम वो करेंगे जो हमारी मन की मर्जी है। ठीक है, तो 9th 10th एनसीईआरटी पढ़नी है। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑन मंडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।